प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग प्री बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ये अलग अलग स्कूलों के क्वेश्चन हैं जो मैंने आपके बेनिफिट के लिए डिस्कस किए हैं। हमारा पर्पज़ हमेशा की तरह क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा जाए, उससे ज़रूरी कंटेंट को रिकॉल किया जाए, फिर रिकॉल्ड कंटेंट को अरेंज किया जाए और फिर उसे एक एक्सपेक्टेड फॉर्मेट में लिखा जाए। इसी को लेकर हम थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे और थोड़े कंटेंट को लेकर भी डिस्कशन हो जाएंगे। बस चले, पहला क्वेश्चन, व्हाट फैक्टर्स फोर्स द लेफ्टिनेंट गवर्नर टू ड्रॉप द केस अगेंस्ट गांधी जी। तो यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन कह रहा है कि वो कौन कौन से फैक्टर्स थे, किन कारणों से लेफ्टिनेंट गवर्नर ने महात्मा गांधी के खिलाफ केस ड्रॉप किया। तो अब अगर ये क्वेश्चन आया है तो हमारे मन में कुछ बातें तुरंत आनी चाहिए कि लेसन हमारा इंडिगो है और गांधी जी को सम्मान आया हुआ है। क्यों? क्योंकि गांधी जी फार्मर से मिलने जा रहे हैं ना, चंपारण में हैं, वहाँ का सीन चल रहा है ये। और उस दृष्टांत में गांधी जी को सम्मान है कि आप यहाँ के निवासी नहीं, आप निकलिए तुरंत ना, आपका काम यहाँ पे नहीं है, बाहर जाइए। तो गांधी जी कहते हैं कि यहाँ पर गांधी इसको एक तो एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि इस बातें ज़रूरी हैं जानना, एक्सेप्ट करते हैं और उस पर लिखते हैं कि कैन नॉट ओबे ना, कैन नॉट फॉलो द रीजन, और उसके पीछे रीजन वो देते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज़। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज़ की बात करते हैं कि एक ड्यूटी तो हमारा रूल्स के प्रति है कि आपने कहा है तो हमें जाना चाहिए, और दूसरी हमारी ड्यूटी इन पुअर फार्मर्स के लिए भी है, तो जिनको हम अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। तो अब इसमें क्या करेंगे कि हमने आपका कहा हुआ कहना नहीं माना है तो हमको पनिशमेंट दो, और रुकेंगे, हम जाएंगे नहीं, इससे फार्मर की हेल्प भी हो जाएगी। तो ये दो बातें हैं। लेकिन ये तो हुआ जिसके कारण उनको जेल में डालने की बात हो रही थी, पनिशमेंट जो गांधी जी मांग भी रहे थे वो पनिशमेंट देने की बात हो रही थी। लेकिन आखिर क्यों ड्रॉप किया पनिशमेंट देना, क्यों पनिशमेंट नहीं दिया, क्वेश्चन तो इस पे है ना। तो हमको क्या समझना है कि गांधी के उस केस में कुछ चीज़ें रिफ्लेक्ट हुई। फर्स्ट टाइम फार्मर्स स्कीम ना, ये आप देखो, मैंने शायद पॉइंट कहीं मेंशन किया है इसको। हाँ, स्पॉन्टेनियस डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ पावर ना, अचानक से बिना किसी प्रिपरेशन के लोग उस जमाने में अपने पड़ोस में किसी को जेल हो जाए या गोली लग जाए तब भी विरोध नहीं करते थे, क्योंकि अंग्रेजों को भगवान माना गया था। वो अलग लोग थे, गोरे लोग भगवान थे, ऐसा था। और अब वर्तमान में जिसको जानते नहीं, जो उनके क्षेत्र का नहीं, जिससे उनका परिचय नहीं है, उसके लिए हजारों की भीड़ गांधी के घर के चारों तरफ, जहाँ पे गांधी जहाँ पे रुके होते उसके चारों तरफ जमा हो गई, सिर्फ इस सूचना पे कि कल उनको जेल ले जाया जाएगा। तो ये पावर डिमॉन्स्ट्रेशन हुआ है, ये रिमार्केबल था। सेकंड, गांधी ने कभी भी विरोध नहीं किया। जब उनको सम्मन जारी हुआ तो उन्होंने एक्सेप्ट किया, रिजेक्ट नहीं किया, और हमेशा पोलाइट रहे, फ्रेंडली रहे। जब बहुत सारे हजारों लोग उनके घर के सामने आ गए, पुलिस मैनेज नहीं कर पा रही थी भीड़ को, तो गांधी ने मैनेज किया क्राउड को कि हमें जाना है, जाने तो, कोई दिक्कत नहीं है, परेशान ना हो, रूल्स रेगुलेशन की बातें हैं, वो ले जाएंगे, जो कहेंगे वो किया जाएगा, ठीक है, इस तरह से। और फिर ये एक पावर थी सिविल डिसोबीडियंस की। तो जब आपके मन में इस तरह से तीन चार बातें आ जाएं तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि अब आपको आंसर की राह पता है, कैसे लिखना है। अब आपको खाली ये सोचना है कि आपको आंसर लिखना कहाँ से है। तो आप उसको नंबर्स कर लीजिए कि वहाँ पे क्या हुआ था। तो लाइक गांधी, ये पहले आएगा ना, ही वॉज ऑलवेज पोलाइट, तो गांधी हमेशा पोलाइट थे, तो इसको पहले में डाल दीजिए, इस पॉइंट को। फिर उससे पहले ये पॉइंट आना चाहिए कि वहाँ पर फार्मर्स थे, वो गांधी के सपोर्ट में आ गए, तो ब्रिटिश सिस्टम पैरालाइज करने लगा लगभग। फिर गांधी ने पोलाइटली उस सिस्टम को हेल्प किया, और इस पूरे सिस्टम में गांधी ने सिविल डिसोबीडियंस का पावर दिखाया, ये नंबर 3 में कर दीजिए। और फोर्थ पॉइंट में इसको कर दीजिए कि जब वहाँ पर डिस्कशन हुआ तो लॉर्ड्स के पास कोई कंक्रीट एविडेंस था नहीं कि गांधी कैसे खराब हैं इस क्षेत्र के लिए, जो कि फिर से सिस्टम के लिए लोग बने, सिस्टम लोगों के लिए है ना। तो अगर गांधी बुरे हैं तो ये नहीं कि गांधी पुलिस के लिए खराब है, गांधी को जनता के लिए खराब होना पड़ेगा, तो जनता के लिए तो हेल्पफुल थे, तो कोई एविडेंस भी नहीं था। फिर गांधी हर चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे थे ना, जैसे उन्होंने कहा कि नहीं, आपको नहीं रुकना, आपको जाना है, आप बुरे इंसान है, तो उन्होंने कहा ठीक, हमसे गलती हुई है। ही प्लीडेड गिल्टी इमीडिएटली एंड सीक्ड द पनिशमेंट ना, जो पनिशमेंट देना हमको दे दो।
तो ये इन सब बातों से क्या माहौल बना कि गांधी के खिलाफ कोई एविडेंस नहीं था, पब्लिक सपोर्ट इतना ज़्यादा हो गया कि उन्होंने पहले गांधी को पहले डिसीजन देने से मना कर दिया, 2 घंटे के लिए, पहले 2.5 घंटे के लिए प्रोसीडिंग को रोका, फिर कहा कि अब हम डिसीजन देंगे ही नहीं, और फिर कुछ दिनों बाद गवर्नर का मैसेज आया कि नहीं, आपके खिलाफ कोई केस नहीं रहेगा। तो उसके पीछे कारण सब यही है। सबसे बड़ा कारण जो आपको देना है वो सिविल डिसोबीडियंस और पब्लिक सपोर्ट का देना है, ये ध्यान रखना है। सबसे बड़ा कारण डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ पावर बाई फार्मर है और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का है। ठीक है, बाकी इन पॉइंट्स को भी रखिए। 40 वर्ड्स का है तो देख लीजिए कितना आपको लिखना है। अब आंसर लिखा कैसे जाए, तो मैं बार बार कहता हूँ जितना हो सके, हमेशा संभव नहीं होता, पर जहाँ जहाँ संभव है आंसर को हमेशा क्वेश्चन से लिखिए। अगर क्वेश्चन है व्हाट फैक्टर्स फोर्स्ड लेफ्टिनेंट गवर्नर टू ड्रॉप द केस अगेंस्ट गांधी जी, तो लिखो फॉलोइंग फैक्टर्स फोर्स्ड, लिखिए कि फैक्टर्स मैंने बताए हैं नीचे, आपने फैक्टर्स पूछे, हमने नीचे बताए हुए हैं। फॉलोइंग फैक्टर्स फोर्स्ड द लेफ्टिनेंट गवर्नर टू ड्रॉप द केस अगेंस्ट गांधी जी। ठीक है, अब इतना तो मैंने पूरा क्वेश्चन लिखा हुआ ना फॉलोइंग को छोड़ करके, फिर पॉइंट 1, 2, 3, 4 जो भी आपको बताना है वो सब बताइए आप, जितने भी पॉइंट आपके दिमाग में आते हैं। ऑर्डर में अगर लिखेंगे तो और अच्छा रहेगा ना, अपनी मर्जी से नहीं। अगर आप उस ऑर्डर में लिखते हैं जिस ऑर्डर में इसको होना चाहिए तो ये और इम्प्रेसिव होता है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। कभी क्वेश्चन आपको ऐसा आ सकता है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द वर्ड बट। अब इसमें सिग्निफिकेंस जब बताना होता है तो अक्सर पॉइंट नहीं बनते, ये फिर हो सकता है, लेकिन जैसे इस क्वेश्चन में क्या पॉइंट बताओगे आप, तो हमें तो 2 चीज़ें हैं, या मैं जो एक्चुअल में इस क्वेश्चन को जब मैं जोड़ा हूँ तो 2 बातें आपसे कहना चाहता हूँ। पहली चीज़ कि आप ध्यान रखिए कि हर आंसर आपको तुरंत से फ्रेम नहीं होगा। कुछ आंसर कॉमन सेंस पे होते हैं। हम कहते हैं इस लेसन को आप ना भी पढ़े हो तो आप हमको ये तो बता सकते हो ना कि बट कब यूज़ करते हैं। ये एंड बट का यूज़ तो पढ़ाया ही गया है ना आपको, जब सेम थॉट को एक्सप्रेस करना हो, सेम फ्लो सेम टाइप के थॉट्स को ही कंटिन्यू करना हो तो हम एंड का यूज़ करते हैं। जब अपोजिट थॉट को पिच करना हो, जब अपोजिट थॉट को पिच करना हो तो बट का यूज़ करते हैं। तो ये कोई अलग दुनिया की पोएम थोड़ी है, अलग दुनिया का क्रिएशन नहीं है, तो सब इसी लॉजिक पे चलेगा। तो पहला चीज़ ये तुरंत डाल दीजिए कि दैट एज वी ऑल नो दैट वी यूज बट ओनली व्हेन वी विश टू एक्सप्रेस गिव एक्सप्रेशन दैट आर अपोजिट टू ईच अदर। कुछ ऐसी बातें, हम ऐसी भावनाएं, ऐसे पॉइंट्स कम्युनिकेट करना चाहते हैं जो आपस में विपरीत हैं, अपोजिट हैं, तो हम बट का यूज़ करते हैं। यहाँ पर बट जो है मैंने बोल्ड किया, बोल्ड मत करिए लेकिन अंडरलाइन जरूर करिए। ठीक है, अब फिर इस पोएम का भी अगर आपको याद है तो आपको पुरानी बात याद आनी चाहिए कि यहाँ पर जो पोएट है वो जा रही है अपनी मदर से और उसके मन में एक लाइन आती है, प्रॉब्ली इस तरह से है कि दैट द ओल्ड चाइल्डहुड फियर ना। तो बचपन का डर बच्चों में क्या होता है, आप सब जानते हो, पढ़ाया गया है क्लास में आपको कि बचपन का डर बच्चों में होता है माता पिता से दूर हो जाने का। यही डर है, यहाँ पर भी वही डर है, लेकिन यहाँ पर उस डर में दूर का मतलब डेथ से है, टू नॉट सी हर अगेन एवर। तो ये डर उसके मन में आ रहा है, तो लिखिए हियर इन दिस लाइन कमला दास इज फीलिंग फियर ऑफ बीइंग अवे फ्रॉम हर मदर बट शी डज नॉट वांट टू कम्युनिकेट द सेम थिंग सो शी गिव्स अपोजिट एक्सप्रेशन। क्योंकि वो सेम बात कहना नहीं चाहती है तो उल्टा बोल रही है, उसका उल्टी बात कह रही है। इतनी सी बात है। अब देखो पूरा आंसर कंप्लीट है, हमने इंप्रेशन को और इम्पैक्टफुल करने के लिए यहाँ से पैराग्राफ चेंज किया है, आप इसका ध्यान रखिए। ये एक बात मैंने यहाँ पे इतने में पूरी कह दी, ये कॉमन सेंस की बात इन 2 लाइनों में है और यहाँ पर कंटेंट की बात है। और आपको पैराग्राफ चेंज किया है, जाहिर हो इसके लिए चाहो तो आप इतना छोड़ भी सकते हो, आप यहाँ से हियर लिखो, ये भी कर सकते हो। ठीक है, और फिर से बार बार कहा जरूरी चीज़ों को अंडरलाइन करिए। तो जैसे यहाँ पर कमला दास पोइट का नाम यहाँ पर आया, फिर बीइंग अवे और मीट हर सून, ये 2 अपोजिट चीज़ें हैं। अगर इतना किसी एग्जामिनर को दिख गया इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद कि बट के लिए कुछ बताया उसने और हाँ कमला दास बीइंग अवे अपोजिट, वो सीधा फुल मार्क्स यहाँ पे आपको अलॉट कर देगा। क्योंकि इतना टाइम किसी के पास नहीं है। हम भी चाहते हैं कि जितना आसानी से आप आंसर लिखें और जितना इम्पैक्टफुल लिखें उतना अच्छा एज ए एग्जामिनर हम चाहते हैं। तो बस हो गया, वही आप प्रेजेंट कर दीजिए हमारे सामने। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा है ना। हमारे पर्पस 2 हैं, एक तो कंटेंट भी डिस्कस हो जाए और कंटेंट को अप्रोच कैसे करना है, क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, ये भी डिस्कस होता रहे। अब ये क्वेश्चन है, ये अलग सा क्वेश्चन है, मतलब इस क्वेश्चन को पहले पढ़ता हूँ, समझाता हूँ, फिर कुछ बातें हैं जो अलग अलग तरह से बताऊंगा, सिर्फ आंसर लिखना नहीं। जैसे सोफीज इमेजिनेटिव टेंडेंसीज फाइंड रिफ्लेक्शन इन हर डिस्क्रिप्शन ऑफ डैनी कैसी। तो सोफी की इमेजिनेटिव टेंडेंसीज हैं, उनका रिफ्लेक्शन हमें कहाँ मिलता है, जब वो डिस्क्रिप्शन देती है किसका, डैनी कैसी का। तो इमेजिनेटिव टेंडेंसी मतलब वो हर चीज़ सोच सोच कर बोलती है, इमेजिन करती है, रियल से जो दूर है,
ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि लेट्स से कि अमिताभ बच्चन की हाइट हमको बतानी है और हमने खाली सुन रखा है अमिताभ बच्चन कोई है, देखा नहीं, मिले नहीं कभी उसे, तो और मुझसे आप मुझसे मिले हैं, फैक्चुअली अमिताभ बच्चन हो सकता है मुझसे लंबे हों, अगर मैं उनसे मिलूंगा तो ये बात तो मैं जान ही जाऊंगा कि उनकी हाइट मुझसे ज़्यादा है कम है ना, वो हमसे मोटे हैं कि पतले हैं, गोरे हैं कि काले हैं, ठीक है, या कोई और एस्पेक्ट आप जो उनको डिस्क्राइब करता हो वो हम समझ जाएंगे। पर उनसे अगर नहीं मिले हैं तो हम तुक्का लगाएंगे, इमेजिन करेंगे कि हम ये बात कह दें, ये चीज़ हम एक्सप्रेस करें तो लोग हम पे फेथ करें, लोग मान लें कि हम अमिताभ जी से मिल करके आ रहे हैं। तो जब ये डायनी कैसे का डिस्क्रिप्शन देती है सोफ़ी, तो उसका डिस्क्रिप्शन में इमेजिनेटिव टेंडेंसीज रिफ्लेक्ट होती हैं। ये हमें कहाँ से मालूम चलेगा? तो ये हमको देखना पड़ेगा कि जब वो बताती है, एक पॉइंट आता है जब वो हाइट की बात करती है, तो शी सेज कि अपने भाई से बोलती है कि ही इज नॉट एज टॉल एज यू थिंक। तो भाई को कितना लंबा लगता है तो ये तो कहीं लिखा ही नहीं है। और ठीक है, वो सिस्टर मान ली जानती भी है तो वो कह देती ना कि जितने लंबे तुम समझते हो, तुमसे लंबा है या हमसे लंबा है या पापा से या जो कोई भी दूसरा पर्सन है, अगर मिल ही आई है तो कह देते कि मुझसे 1.5 फीट लंबा है या 1 फीट लंबा है या छोटा है मुझसे, ऐसा कुछ डिस्क्राइब कर देती। पर नहीं, फिर वो आइज़ के बारे में भी जब बोल रही होती है तो डायलेमा में होती है, और टीथ के बारे में तो सोचती है कि बोलूँ कि ना बोलूँ। क्यों? जो कि वो डिस्क्राइब कर रही है सोच सोच करके, इमेजिन कर रही है कि वो ऐसा होगा, फिर ऐसे ऐसे हो जाएगा, तो मैं बता दूं तो लोग मान लेंगे मुझको। लेकिन अब चूंकि उसने मिली नहीं है तो वो रियल डिस्क्रिप्शन तो दे नहीं सकती, और चाहती है कि लोग उसको रियल माने, तो रियल मानने के लिए उसमें वो इमेजिनेशन ऐड कर रही है। ठीक है, ये एक चीज़ हो गई। आप एक सीन और देखो, वो अपनी इमेजिनेशन में वहीं के डिस्क्रिप्शन देती है। जब प्लेस का वाला जिक्र आता है, मैं भी नाम भूल रहा हूँ, तो वो प्लेस को लाते हैं, तो वो प्लेस का कौन सा, वो जो विंडो वगैरह जहाँ मिलती है वो वही जगह है जहाँ पर वो स्वयं जाती है, ताकि अगर कोई उस जगह के बारे में बात करे तो ज़्यादा कॉन्फिडेंटली बता सके। इसी तरह से अगर आप सोचें कि वो जब सेकेंड मीटिंग की बात करती है तो वहीं पर वो एक्सपेक्ट कर रही होती है उसको, जहाँ पर वो उसने पहले सपना देख रखा है कि अगर मैं किसी से मिलूंगा, किसी को मुझे साथ मेरे डेट पे जाना होगा तो मैं उस जगह पर जाऊंगी। आप समझ रहे हैं क्या कह रहा हूँ मैं? तो ये इमेजिनेटिव टेंडेंसीज हैं जो सोफ़ी की हैं, और जब भी वो डैनी कैसे को डिस्क्राइब करती है, सोचती है, तो इस तरह से उसमें जोड़ घटाना करती रहती है। लेकिन अब मामला क्या, इसको आंसर में लिखना है। तो पहला चीज़ देखो, ऐसे क्वेश्चन में इम्पैक्ट डालने के लिए हमें कुछ चीज़ें देखनी पड़ेगी। एक तो कॉमन चीज़ बताओ, वी ऑल नो दैट इट इज़ वेरी कॉमन एंड नेचुरल टू बी इमेजिनेटिव एंड ड्रीमी फॉर अ यंग कॉलेज गोइंग स्टूडेंट लाइक सोफ़ी। ये बड़ा ही कॉमन चीज़ है ना, आप भी एज ए स्टूडेंट इसको खूब देखते हो, खूब एक्सपीरियंस करते हो कि आपके साथ भी होता है, आप खूब इमेजिन करने लग जाते हो, बहुत बार अपने जहाँ पे जो सोचना चाहिए उससे हट करके कहीं और चले जाते हैं। तो ये बता दिया। फिर से आपने पैराग्राफ चेंज किया और यहाँ पर बताया आपने कि शी ड्रीम्स ऑफ मीटिंग डैनी कैसी ना, शी थिंक्स ऑफ मीटिंग हिम एट अ प्लेस दैट इज़ नोन टू हर ना, जो उनको जगह पता है, जो उसको जिस जगह को जानती है, उसी जगह उनसे मिलने की बात वो सोच रही होती है। तो ऐसे में ज़रूरी है कि आप इन बातों को इंक्लूड करें और उसको आंसर को इस तरह से प्रेजेंट करें कि ये फेथ हो जाए कि आपने प्रॉपरली करेक्टली लिखा हुआ है। ठीक है, मैं कुछ कहीं और इंगेज हो गया था थोड़ा सा। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ मैं? हाँ, अब एक चीज़ और है कि ये आंसर जो होते हैं इस तरह के, ये अक्सर हमारे मन में बहुत सारे थॉट्स डालते हैं, क्योंकि कमेंट करने वाले आंसर बहुत लॉन्ग आंसर हो सकता है। ठीक है, अब लॉन्ग आंसर तुमको लिखना नहीं है, तुमको सोच करके 40 वर्ड्स में 30 वर्ड्स में ही लिमिट करना है। तो उसके लिए बहुत प्रिसाइज कंटेंट डालना है कि इमेजिनेटिव टेंडेंसीज कहाँ से रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, इतना बताइए बस। चलिए, वाई डू मोस्ट सेलिब्रिटीज डिस्पाइज बीइंग इंटरव्यूड? अब ये क्यों करते हैं काम बताने के लिए, आप चाहो तो अक्सर कारण दे सकते हो, ये कारण, 2 कारण, 3 कारण, ये 4 कारण हैं। डिस्पाइज करते हैं, बुरा बोलते हैं, क्यों? तो इसमें हम लोग जब लेसन पढ़े थे तो जानते हैं क्या कारण था। पहला कारण था मोस्ट सेलिब्रिटीज डिस्पाइज बीइंग इंटरव्यूड बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजन, ऐसे कर दिया। अब इंप्रेशन अपना जमाएंगे अगली बार में। पहला कारण क्या है? दे कंसीडर इट एज अनवारंटेड इंट्रूजन, वो मानते हैं कि ये गैर जरूरी वो है, ट्रेसपासिंग है हमारी प्राइवेसी में, इनटू देयर लाइफ से, प्राइवेसी में हमारा ये वो है, दखलंदाजी है। फिर ना, दे फील दैट इट समहाउ डिमिनिशेस देम, ये कुछ ना कुछ उनको कम कर देता है। तो इसके पीछे भी ये आंसर आपने लिखा है, लेकिन क्यों लिखा है? ये हर तरह के इंटरव्यू में है,
मैं कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट यहाँ पे मेंशन नहीं करना चाहूँगा, बट बहुत सारे लीडर्स हैं जो इंटरव्यू देने से बचते हैं। ये बहुत सारे लीडर्स हैं जो इंटरव्यू को प्लान कर लेते हैं। क्यों? बिकॉज दे विश दैट अ परफेक्ट इमेज शुड गो आउट। परफेक्ट इमेज जो है वो बाहर जानी चाहिए, कुछ भी बाहर नहीं जाना चाहिए। ठीक है भाई, दैनिक जब हम दतून लिए खड़े हैं, दतून कर रहे हैं, उस वक्त हमारा चेहरा गंदा ही होगा ना। और हीरो का, एक्टर एक्ट्रेसेस का ऐसा अगर चित्रण बाहर हो जाएगा तो उनका इमेज खराब हो जाएगा ना। तो ये आपको समझना है कि वो अपनी जो उस ऑरा, जो पर्सनालिटी जो फेक ही है, जो उन्होंने बना रखी है, उसको वो प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, इसलिए ये 2 कारण हमने यहाँ पे दिए हुए हैं, आप इनको समझ लीजिए। ठीक, चलिए अब ये क्वेश्चन जैसे है, तो इस तरह क्वेश्चन ना हो तो आपको संभल के रहना है, क्योंकि इस तरह क्वेश्चन में अक्सर चांस है कि आप बहुत बड़ा आंसर, जैसे मैंने यहाँ पे देखो लिख दिया है ना, बहुत बड़ा आंसर आप लिख जाओ, और आपको पता है कि 30 to 40 वर्ड्स में ही लिखना है। तो आपको सेलेक्ट करना है, जब कंटेंट आप रिकॉल करते हो उस टाइम में आपको सेलेक्ट करना है कि कौन कौन से 2 पॉइंट 3 पॉइंट लेने हैं बस, और उन्हें कितना कितना लिखना है कि हमें बहुत हमारा टाइम भी बर्बाद ना हो। क्योंकि कोई चीज़ हमें आती है इसका मतलब ये नहीं कि हम बहुत लिख देंगे, हमें वर्ड लिमिट का ध्यान रखना है। तो जैसे ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को लंबा लिखना आसान था, लेकिन ये चूंकि फैक्चुअल क्वेश्चन है तो आपको लॉन्ग आंसर में आएगा ही नहीं। लॉन्ग आंसर में हमेशा एनालिटिकल क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन सिंपल सा है, 10 पीस बाय पीस ही बिल्ट अ स्विमर ना, उसने टुकड़े टुकड़े करके मेरे अंदर एक स्विमर पैदा किया, एक स्विमर को बुना मेरे अंदर। तो कैसे किया, ब्रीफली बताना है। तो ये तो मैं कुछ बातें लिख दे रहा हूँ कि उसने 1 घंटा डेली 5 दिन हर हफ्ते मुझसे प्रैक्टिस कराया पहले ना, मेरे कमर में बेल्ट बांधा, ये सब लाइनें आपको याद है ना। और रस्सी से अंदर मुझे पुली में बहुत जोड़ करके तैरने के लिए बोला। जब मैं अंदर जाता तो वो धीरे धीरे छोड़ते आता, जब मैं अंदर जाता तो मैं डूब जाता, फिर मुझको बचाते खींचते, ऐसा करते थे। फिर दूसरा काम उन्होंने किया कि उन्होंने एक एक्सरसाइज करवाई मुझसे, कौन सा, कि पानी के अंदर अपना मुंह डालो और वहाँ पर सांस छोड़ो, फिर तुरंत पानी के बाहर नाक निकालो अपनी और सांस लो। इन दोनों कामों को मैंने, एक्सेल करने का और इनहेल की प्रैक्टिस मैंने किया। फिर हमको एक दिन उन्होंने कोच ने क्या किया, दैट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ पूल एंड मेड मी हिट माई, सॉरी हिज होगा यहाँ, हिज लिखा है, माई लेग ना। मुझे पकड़ लिया और कहा कि तुम अपने पैर चलाओ अब। ऑफकोर्स ये प्रैक्टिस में शुरू मेरे पैर काम ही नहीं कर रहे थे, मैं समझ नहीं पा रहा था। फिर धीरे धीरे मेरे पैर मेरी कमांड को मानने लगे, तो ये काम हो गया। तो ये चीज़ें क्या है, ये बिट बाय बिट जो डेवलपमेंट है ये हुआ है। कोई चीज़ जब बड़ी चीज़ बनती है तो अक्सर वो छोटी छोटी चीज़ों पे काम करने से ही महान बनती है, ये बताया गया है। लेकिन मैं सिर्फ जो इस आंसर में आपको बताना चाह रहा हूँ कि कोई आंसर आपको आए इसका मतलब ये नहीं कि बहुत बड़ा लिख देंगे हम ना। मैंने डॉट डॉट किया क्योंकि इस थॉट को भी पूरा एक्सप्लेन ही नहीं किया मैंने भी। तो मन में बहुत सारे थॉट आ सकते हैं, आसानी से आ जाएंगे, लेकिन हमें नहीं लिखना है ना, हमें लिमिटेड आंसर देना है, ये ध्यान रखना है। अब बाकी क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने लिए, सीरीज में ही आपके सारे क्वेश्चन में डिस्कस करता